बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। हमारा उर्दू कवायद का लेसन चल रहा है जिसमें हम हुरूफ के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम इस्म के बारे में पढ़ेंगे और इस्म की तारीफ, उसकी इकसाम, उसकी बनावट और माने के लिहाज से जितनी इकसाम है और उसे मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्म के बारे में। जो अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करते हैं इस्म कहलाते हैं। जो अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करते हैं इस्म कहलाते हैं। ये तो हो गई इस्म की तारीफ। अब हम इसे मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी पहली मिसाल है कायदे आजम पाकिस्तान के बानी हैं। हमारे पास दूसरी मिसाल है हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और हमारे पास तीसरी मिसाल है बकरी एक घरेलू जानवर है, यानी कि पालतू जानवर है। और नंबर 4 पर हमारी मिसाल है कापी मेज पर रखी है। ये हमारे पास 4 मिसालें हैं। तो आइए अब इसमें से देखते हैं कि हमारे पास इनमें इस्म कौन कौन से हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? किसी शख्स, जगह या चीज का नाम। तो सबसे पहली हमारे पास मिसाल है कायदे आजम पाकिस्तान के बानी हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें किसी शख्स का नाम है, जगह का नाम है या किसी चीज का नाम है। तो इसमें कायदे आजम जो है वो एक शख्सियत का नाम है, किसी शख्स का नाम है। तो ये हमारे पास इस्म है। हमारे पास दूसरी मिसाल है हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब आइए इसमें देखते हैं कि इसमें शख्स, जगह या चीज का किसी का नाम है। इसमें हमारे पास है हिमालय। हमारे पास तीसरी मिसाल है बकरी एक घरेलू जानवर है। इसमें देखते हैं कि किसी चीज का नाम है, कोई चीज है या जगह है या किसी शख्स का नाम है। बकरी एक घरेलू जानवर है। इसमें इस क्या है? बकरी। कापी मेज पर रखी है। किसी चीज, शख्स या जगह के नाम को जाहिर करें वो इस्म है। इसमें कापी एक चीज है और चीज इस्म है। इन चारों मिसालों में आपने देखा कि हमारे पास शख्स, जगह, नाम और चीज, ये हमारे पास इस्म है। अब आगे हम पढ़ते हैं इस्म की इकसाम। माना के लिहाज से इस्म की 2 इकसाम हैं। कौन कौन सी? आइए देखते हैं। सबसे पहले है इसमें नकरा और दूसरा हमारे पास है इस्म की दूसरी किस्म हमारे पास है इसमें मारफा। आइए अब हम इसमें नकरा की तारीफ बयान करते हैं। इसमें नकरा वो इस्म जो किसी आम शख्स, आम चीज और आम जगह के लिए इस्तेमाल किए जाएं, इसमें नकरा कहलाते हैं। वो इस्म जो किसी आम शख्स, आम चीज और आम जगह के लिए इस्तेमाल किए जाएं, इसमें नकरा कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिसाल है इसकी
लड़की गाना गा रही है। हमारे पास इसकी दूसरी मिसाल है, कलम मेज पर रखा है। तीसरी मिसाल है हमारे पास, मैंने एक कलम खरीदा। अब देखते हैं कि इसमें नुकरा कौन कौन से हैं। लड़की गाना गा रही है, इसमें लड़की आम है, एक आम इसम है। कलम मेज पर रखा है, इसमें कलम एक आम इसम है। मैंने एक कलम खरीदा, इसमें कलम एक आम इसम है। वो इसम जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज के लिए इस्तेमाल किए जाएं, इसमें नुकरा कहलाते हैं। आइए अब इसमें मार्फा की तारीफ हम बयान करते हैं और उसे मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मार्फा वो इसम जो किसी खास जगह, खास शख्स या खास चीज के लिए इस्तेमाल किए जाएं, इसमें मार्फा कहलाते हैं। आइए अब हम इनको मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास पहली मिसाल है कुरान मजीद। अल्लाह की आखिरी किताब है। और दूसरी मिसाल है मीनारे पाकिस्तान। लाहौर में वाक़ है। आइए अब देखते हैं कि इसमें कौन सी खास चीजें हैं या खास नाम है या खास जगह है। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। इसमें कुरान मजीद हमारे पास इसमें मारफा है, क्योंकि कुरान पाक एक खास किताब है जो अल्लाह की तरफ से अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। दुनिया में और बहुत सी किताबें हैं, लेकिन वो मखसूस नहीं हैं, वो ख़ास नहीं हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। कुरान मजीद इसमें मारफा है। और हमारे पास दूसरा जो है मिसाल हमारी, वो है मीनारे पाकिस्तान, लाहौर में वाक़ है। तो इसमें हमारे पास कौन सा है जो इसमें मारफा है। लाहौर में और भी बहुत सारी चीज़ें वाक़ हैं, लेकिन मीनारे पाकिस्तान एक ही है, ख़ास है और ख़ास अहमियत का हामिल है। तो हमारे पास मीनारे पाकिस्तान ये इसमें मारफा है। इसम की इकसाम पढ़ेंगे हम बनावट के हिसाब से। कितनी इकसाम है? पहले हमने पढ़ा इसम माना के लिहाज से 2 इकसाम हैं, इसमें नुकरा और इसमें मारफा। अब बनावट के लिहाज से इसम की कितनी इकसाम हैं? 3 इकसाम हैं। कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1, इसमें मस्दर। और नंबर 2, इसमें जामिद। और नंबर 3, इसमें मश्तक। बनावट के हिसाब से इसम की 3 इकसाम हैं, इसमें मस्दर, इसमें जामिद और इसमें मश्तक। तो सबसे पहले इसमें मस्दर क्या है? वो इसम जो खुद तो किसी इसम से ना बना हो, मगर कायदों के मुताबिक इससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकें। ये तो हो गई इसकी तारीफ। अब हम इसकी मिसाल बयान करते हैं। जैसे कि पढ़ना,
اب اس سے ہم اور بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں، جیسے پڑھو، پڑھی، پڑھتے، پڑھتی وغیرہ۔ دوسری مثال ہے کھانا۔ کھانا سے جیسے اور الفاظ ہم بنا سکتے ہیں، کھاؤ، کھائی، کھاتے، کھاتی وغیرہ۔ وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر قاعدوں کے مطابق اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں، مثلا پڑھنا سے پڑھو، پڑھی، پڑھتے، پڑھتی وغیرہ، اور کھانا سے کھاؤ، کھائی، کھاتے اور کھاتی وغیرہ۔ اسی طرح تیسری مثال ہے ہماری لکھنا۔ لکھ، لکھو، لکھا یا لکھتی، لکھتے وغیرہ۔ یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں اس میں مصدر کی، وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر قاعدوں کے مطابق اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ پڑھنا ایک لفظ ہے، اس سے ہم بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں، پڑھو، پڑھی، پڑھتے اور پڑھتی۔ اسی طرح کھانا ایک الفاظ ہے، کھاؤ، کھائی، کھاتے، کھاتی وغیرہ۔ لکھنا، لکھ، لکھو، لکھا، لکھتی اور لکھتے وغیرہ۔ ہمارے پاس بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی دوسری قسم ہے اسم جامد۔ وہ اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنایا جا سکے۔ نہ تو وہ خود اسم ہو اور نہ کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنایا جا سکتا ہو۔ تو اب ہم اسے مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلا کیا؟ مثلا میز۔ میز سے ہم کوئی دوسرا اسم نہیں بنا سکتے، نہ یہ کسی اسم سے خود بنا ہے۔ میز، کاپی، دوات اور کتاب، یہ ہیں اس کی مثالیں۔ وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنایا جا سکے۔ اس کی مثالیں ہیں میز، کاپی، دوات اور کتاب۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تیسری قسم ہے اسم مشتق۔ ایسا لفظ یا کلمہ جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو، یعنی اس کے پیچھے ایک مصدر بھی موجود ہو۔ اس میں مصدر میں ہم نے پڑھا، پڑھنا، پڑھنا سے پڑھو، پڑھی، یعنی کہ اس سے ایک مصدر بھی موجود ہو۔ ایسا لفظ یا کلمہ جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو۔ کھانا سے کھاؤ، لکھنا سے لکھو، یعنی اس کے پیچھے ایک مصدر بھی موجود ہو۔ اب ہم اسے مثال سے سمجھتے ہیں۔ لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی اور جاگنا سے جاگ، جاگ۔ ایسا لفظ یا کلمہ جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو۔ لکھائی، لکھنا سے، پڑھائی، پڑھنا سے اور جاگ، جاگنا سے، یعنی اس کے پیچھے ایک مصدر ہو، ایک پہلے سے ایک چیز، ایک اسم موجود ہو۔ تو یہ تھی ہماری اسم کی اقسام۔
بناوٹ اور معنی کے لحاظ سے۔ آپ کو اسم کے بارے میں جو اقسام، معنی اور بناوٹ کے حساب سے ہم نے پڑھی ہیں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ پریکٹس سے اسے مزید بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔